हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना का। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं आपसे उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर ऑलरेडी मैंने करीबन 21 के आसपास वीडियो बना दी हैं, तो पहले पुराने 21 देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तब होता क्या कहानी में, जो लेवन है इसको मिलती है डॉली, और डॉली किट्टी की बड़ी बहन है। डॉली लेवन से कहती है कि लेवन, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और एक बार किट्टी को एकदम नए तरीके से अप्रोच करो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद तुम्हारी बात बन जाएगी, कि मुझे ऐसा लगता है कि किट्टी के अंदर भी अब तुम्हारे को लेकर सच में जेन्युइन फीलिंग्स हैं। तो ये सजेशन करती है वो लेवन को। तो लेवन होता है, अब लेवन कहता है कि मैं अब किट्टी को अप्रोच नहीं करूंगा। मैं क्यों अप्रोच करूं? मैं किट्टी को सिर्फ इसलिए अप्रोच करूं क्योंकि किट्टी को व्रोंस्की ने रिजेक्ट कर दिया है। तो जस्ट बिकॉज उसको रिजेक्शन मिल गया है, वो अब मेरी तरफ आने को तैयार है। तो वो कहता नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब यहां उसकी ईगो बीच में आ रही है। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? पहले वो भी प्यार करता था, लेवन भी किट्टी से प्यार वो अभी भी करता है, लेकिन ईगो बहुत बड़ी चीज है। तो ईगो जो होती है ना, ये लव के साथ क्लैश करती है। वो कह रहा है उससे, डॉली से, कि मैं सिर्फ किट्टी को इसलिए अप्रोच करूं क्योंकि किट्टी को व्रोंस्की रिजेक्ट कर दिया है, जस्ट बिकॉज वो अब मेरे पास लिए आना चाहती है कि उसको वहां से रिजेक्शन मिल गया है। तो कहता नहीं, मैं किट्टी को अप्रोच नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे कभी कभी ये होता है कि प्यार से ही बड़ी चीज हो जाती है ईगो, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। तो मना कर देता है, नहीं मैं अप्रोच नहीं करूंगा, और ये कह के वहां से निकल जाता है। अब कहानी आगे जाती है, यहाँ पे मालूम पड़ता है कि जो लेवन का भाई है निकोले, जो कि मैं आपको बताया था, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता था। तो वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इलाज वगैरह करवाता है लेकिन इलाज ठीक से हो नहीं पाता। तो इतनी उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि बिल्कुल डेथ बेड पे है, मरने वाला है। तो जब वो डेथ बेड पे होता है, जब बिल्कुल मरने के करीब है, एक आध दिन का टाइम है, तो रात को एक दिन ना लेवन उठता है और देखता है अपने भाई को, निकोले को। और निकोले जो है वो थोड़ा दर्द में, ही इज मोर्निंग, करा रहा है दर्द में। तो घबरा जाता है लेवन। पहली बार उसने एकदम ऐसे डेथ को कन्फ्रंट किया है, क्योंकि जब आपका कोई बहुत करीबी मरता है, उसका भाई था वो, तो जब आपका कोई बहुत करीबी मरेगा ना, तो उसकी डेथ के साथ साथ आपके अंदर भी कुछ मर जाता है। तो आज उसको पहली बार एक रियलिटी दिखाई दी, एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। डेथ कितनी ज़्यादा चेंज कर सकती है आदमी को, कितना ज़्यादा उसके सामने एक हॉरर क्रिएट कर सकती है, वो उसको आज महसूस हुआ निकोले को देख के। इसकी वजह ये भी थी कि निकोले एक टाइम पे जब वो ठीक था तो बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था शरीर से। तो लेवन सोचता है कि डेथ ने इसको कैसा बना दिया है। शरीर से तो ये भी बहुत ताकतवर था, कभी शरीर का इसको भी बड़ा गुमान था। जब आदमी यंग होता है, 20 साल 30 साल 40 साल के होते हैं, तो बड़ा शरीर में ताकत बहुत होती है। तो उस टाइम आदमी में जब ताकत बहुत होती है तो आदमी में गुमान भी होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, शरीर आपका जब ढलता है, तो जब ताकत जाती है तब आदमी फिर निराश होना भी शुरू होता है। तो आज वो देख रहा था निकोले को कि जैसे बिल्कुल जब डेथ के इतने करीब है, तो कैसे बहुत तक होपलेसनेस दिखाई दे रही थी, एक निराशावाद दिखाई दे रहा उसके चेहरे पे। वो लेवन के अंदर वो थॉट्स फिर काइंड ऑफ इन्फेक्शियस थॉट हैं वो। जब कोई भी आदमी, देखिए हर हमारा जो इमोशंस है, थॉट्स हैं, वो इन्फेक्शियस होते हैं। अगर आप बहुत खुश हैं तो सामने वाला भी बहुत खुश होगा, आप दुखी होंगे तो सामने वाले को भी दुखी कर देंगे। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स भी इन्फेक्शियस हैं, दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करते हैं। तो जब वो देखता है उसको, निकोले को, लेवन, तो दुखी हो रहा है और सोच रहा है कि यार ये तो कोई बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, मेरे से भी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन आज इसकी क्या हालत है। तो सोचता है, अब अपने ऊपर उसको रिफ्लेक्शन हो रहा है कि एक दिन मेरी भी हालत होगी, डेथ मुझे भी कमज़ोर कर देगी। आज नहीं तो 20 साल बाद, 30 साल बाद मेरी भी हाल होने वाला है। तो घबरा रहा है, डर रहा है अपने भाई की डेथ को देख के। ठीक है, देखिए एक तो तरीका होता है कि आपको 4 लोग बता देते हैं कि वो फलाने की डेथ हो गई, वो यहाँ डेथ हो गई, या वहाँ डेथ हो गई। आप न्यूज़ में पढ़ते हैं इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। रोज दुनिया में रोज हज़ारों लाखों लोग मरते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे करीब ही नहीं है। लेकिन जब हमारा कोई करीब ही मर जाए
हमारा कोई बहुत करीबी मर जाए, कोई सिबलिंग, कोई पेरेंट, कोई स्पाउस, तब हमारे अंदर कुछ हिल जाता है, तब हमारे अंदर भी कुछ मर जाता है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। जब 11 इस चीज़ को महसूस करता है, डेथ को पहली बार जब कन्फ्रंट करता है, तो उसकी स्टेट ठीक नहीं रहती, और फिर एक आध दिन बाद डेथ हो जाती है इसकी। जो निकोले है, निकोले की यहाँ पे डेथ होती है। अब जब निकोले की डेथ हो जाती है, उसके बाद 11 का जो मूड है बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसका जो इन चीज़ों में जो इंटरेस्ट था सारा, फार्मिंग में, इन सब से हट जाता है। इनफैक्ट किट्टी में भी उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया है। तो एक जगह वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, तो वहाँ पे कोई लेडी उससे पूछती है कि तुम इतना दुखी से क्यों लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम तो यंग इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो एम्बिशन होना चाहिए, कोई गोल्स होने चाहिए, तुम्हारे अंदर ड्राइव होनी चाहिए। यंग आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है। एक यंग आदमी और एक ओल्ड आदमी फ़र्क क्या है? ड्राइव का फ़र्क है। उसके अंदर एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, और अभी उम्मीद से भरा हुआ है यंग आदमी। लेकिन वो देख रही है, वो ओल्ड लेडी है, उसको मिलती है रेलवे स्टेशन पे, वो 11 को देख के कहती है तुम तो बड़े दुखी से लग रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ, यू लुक एज इफ यू हैव नो होप फॉर द फ्यूचर, यू लुकिंग वेरी सैड। उसको रीड कर लेती है 11 को, बोलती है ऐसा क्या? 11 कहता है कि मेरा कोई गोल नहीं है लाइफ का, कोई एम्बिशन ही नहीं है मेरे पास, कोई ड्राइव ही नहीं है। पहले हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े गोल, ये करूँगा, वो करूँगा, फैमिली बनाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लेकिन सब ठंडे हो जाते हैं। डेथ कभी कभी इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है आदमी की लाइफ में, या आदमी को बैठे बैठे हम सब बड़े ख्वाब बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ख्वाब बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, ख्वाब तो आदमी हर आदमी बनाता है, आगे बढ़ने के लिए वो गोल चाहिए होता है। लेकिन डेथ हिला देती है सारे ख्वाब को। डेथ इतनी बड़ी रियलिटी है, सबको हिला देती है। हर आदमी एक इस होप में जीता है कि कल वो जिएगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, बट जो अनसर्टेन चीज़ें होती हैं ना, वो आपको हिला देती हैं। क्योंकि आप अनसर्टेन चीज़ों को बाय डेफिनेशन ही अनसर्टेन है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, अनप्रिडिक्टेबल है। डेथ सबसे बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो आ जाती है बीच में और आदमी को हिला देती है ऊपर से नीचे तक। वो 11 को हिला दिया। नहीं तो 11 तो अभी पहले ये सोचता था मैं फैमिली बनाऊंगा, मैं बच्चे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फार्मिंग करूंगा, वो करूंगा। लेकिन आज जब डेथ आई, सामने खड़ी हुई, भाई जब मरा, खुद का भाई मरा, तो हिल गया सब, गोल वोल सब हिल गए, सब फैमिली सब हिल गए। ही स्टार्टेड पॉन्डरिंग अपॉन द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। और बहुत तक टॉलस्टॉय की लाइफ में ही हुआ था ये। टॉलस्टॉय को लगता था कि वो फैमिली बनाएगा, 12-13 बच्चे थे, खैर उसमें से काफ़ी बच्चे मर भी गए थे उनके। उनको लगता था फैमिली लाइफ होगी, शादी करूँगा, बच्चे होंगे, मैं एक फार्म हाउस में रहूँगा, फार्मिंग करूँगा, लाइफ मेरी परफेक्ट हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं था टॉलस्टॉय के साथ। एक टाइम पे आगे भूल गए थे टॉलस्टॉय सब, हर चीज़ से उनका कनेक्शन हट गया था, एक डिसइल्यूजनमेंट हो गया था। समझ में नहीं आता कि ये सब करने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ अभी भी। तो फिर इसमें लिखा था उन्होंने, बुक थी कन्फेशंस, स्मॉल बुक है बट पावरफुल बुक है। ठीक है, अब इस पर नहीं जाते, बात कहानी पे आते हैं। 11 तो 11 कहता है मेरा कोई गोल नहीं है, उसको ओल्ड लेडी को बोलता है मेरे कोई एम्बिशन नहीं है। तो लाइफ, ओल्ड लेडी हंसती है, वो कहती है दिस टू शैल पास। इसका मतलब है ये जो टाइम है ये बीत जाएगा। आज तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया, तुम परेशान हो रहे हो, बट टाइम है, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, इट टू शैल पास, ये निकल जाएगा टाइम, तुम वापस आओगे उसी उसमें। अब 11 देख रहा है उसको, ओल्ड लेडी को, और वो जानता है कि इसने ज़िंदगी जी है, उससे ज़्यादा जी है, तो उसको परख है ज़िंदगी की। और फिर उसको बस समझ भी आती है कि डेथ तो इनएविटेबल है, वो होनी है, आप रोक तो सकते नहीं उसे, मानो चाहे ना मानो, होनी है वो। तो एटलीस्ट जब तक मेरे पास टाइम है, जो भी टाइम है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, उसको तो मैं ठीक से जी लूँ। नहीं तो है क्या ऑप्शन आपके पास, क्या कर लेंगे आप? तैयारी करेंगे बैठ के आप डेथ की, या समझेंगे डेथ को? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सिर्फ जो लाइफ है उसको जी सकते हो आप, डेथ तो अपने हिसाब से आएगी। ये उसको रियलाइजेशन होता है, तो सडन रियलाइजेशन होता है दैट डेथ विल हैपन, इट हैज टू हैपन, बट टिल द टाइम आई एम अलाइव, लेट मी लिव। तो यहां तक 11 की कहानी है। अब कहानी चेंज हो रही है, मतलब कहानी क्या समझ लीजिए, सीन चेंज होता है। एना व्रॉन्स्की को लेटर लिखती है, वो कहती है व्रॉन्स्की तुम मुझसे मिलने आओ, मेरे घर पे मिलने आओ, और शाम को 7 बजे के बाद आना, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद ये जो एलेक्सी है मेरा हस्बैंड, ये नहीं होगा, तुम आ जाना। पहले तो उसके सामने ही आ जाता था व्रॉन्स्की एलेक्सी के होते होते, लेकिन अब एलेक्सी ने, जब से एना ने कन्फ्रंट किया है
क्योंकि पहले एलेक्सी को कंफर्म नहीं था कि ये एना और व्रोंस्की का अफेयर है, लेकिन अब उसने कन्फ्रंट कर लिया है। एना ने साफ साफ बोल दिया एलेक्सी को कि मेरा तो अफेयर है उससे, मैं तो उससे प्यार करती हूँ व्रोंस्की को। तब से एलेक्सी ने साफ साफ एक बात बोल दी है कि तुम व्रोंस्की से घर में नहीं मिलोगी, तुम उससे रिलेशन ख़त्म करोगी। लेकिन एना बोल देती है मैं रिलेशन ख़त्म नहीं करूँगी, तो व्रोंस्की से मिलती रहती है, बाहर मिलती, घर में नहीं मिलती अब। लेकिन आज क्या हुआ था, एना ने लिखा व्रोंस्की को कि 7 बजे के बाद एलेक्सी घर पे नहीं होगा, तुम घर पे ही आ जाओ मिलने। तो व्रोंस्की क्या होता है, व्रोंस्की टाइमर लगा के सो जाता है 7 बजे उठूंगा मैं, लेकिन टाइमर में बजता नहीं है उसका, लेट हो जाता है, 9 बज जाते हैं। अब टाइम दिया था उसने 7 बजे का, बज गए 9। व्रोंस्की उठता है, टाइम देखता है तो एकदम घबरा जाता है, टाइम तो बहुत हो गया, जल्दी में एकदम तैयार वैयार हो गया पहुँचता है। और जब वो घर में एंटर कर रहा होता है तो यहाँ से घर से बाहर निकलना होता है एलेक्सी। तो व्रोंस्की और एलेक्सी की नज़रें मिलती हैं। अभी पहली बार एलेक्सी और व्रोंस्की की नज़रें तब मिल रही हैं जब एलेक्सी जानता है कि व्रोंस्की उसकी वाइफ के साथ इन्वॉल्व है। तो उसको देखता है ना एलेक्सी, तो ऐसे देखता है जैसे मतलब एकदम खून का घूंट सा पी लिया उसने, खून का घूंट सा पी लेता है नहीं, ऐसी ऐसी नज़रें हैं उसकी जब वो देख रहा है व्रोंस्की को, जैसे पता नहीं कितना इसका जानी दुश्मन है ये व्रोंस्की, ऐसे देखता है और निकल जाता है। अब व्रोंस्की को भी बड़ा खराब सा लगता है, अजीब सा लगता है, यार ये बंदे ने मुझे अजीब से लुक्स दिए, आपको ऐसे लुक्स दे कि आप उसके सच में जानी दुश्मन हैं और बिल्कुल ही बहुत ही अजीब से लुक्स हो, तो आप भी सोचेंगे क्या यार। अब व्रोंस्की अंदर जाता है, व्रोंस्की उसको बोलता है, एना से मिलता है कि तुमने तो भागा कि एलेक्सी घर पे नहीं है। तो एना कह रही है तुम अपना डेढ़ा घड़ी में टाइम देखो, मैं तुम्हें बोला था शाम को 7 बजे आना, तुम आ रहे हो 9 बजे। तो ये घर से बाहर गया था एलेक्सी, लेकिन फिर इसे कुछ काम पड़ा, फिर आ गया, फिर गया है। तो तुम भी तो अपनी बात पे नहीं रहते, 7 बजे बताया था मैंने तुम्हें। और व्रोंस्की को समझ में आती है गलती उससे हुई है। खैर अब क्या होता है, अब ये दोनों जब डिस्कशन कर रहे हैं एना और व्रोंस्की, तो एना को ऐसा लगने लगता है कि व्रोंस्की है, अब वो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस फील कर रहा है। और व्रोंस्की को भी एना में एक चीज़ दिखाई देती है कि ये वही एना नहीं है जिससे उसने कभी प्यार किया था। आज एना बदल गई है, फिजिकली भी और मोरली भी। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिकली भी चेंज हो रही है और मोरली भी चेंज हो रही है, उसको डिफरेंट दिखाई दे रही है वो। अब उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न बहुत तक ये होता है कि जब तक चीज़ें हमें मिलती नहीं है हम बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं उस चीज़ की तरफ, हम बहुत दीवाने रहते हैं। तो हमारी आंखों पे एक अलग लेंस होता है, लेकिन जब चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो लेंस चेंज हो जाता है, तो उतना दीवानापन नहीं है। तो फिर हमें लगता है यार ये बंदा चेंज हो गया, बंदा तो वही था, पहले भी वही था, अब भी वही है, लेकिन क्योंकि आपका लेंस चेंज हुआ है, जो आपके लगा था पहले बहुत अलग तरीके का लेंस लगे थे, और जब वो चीज़ मिल गई है तो लेंस अलग लगेंगे। अब तो है ना उसकी हो चुकी थी, फिजिकली इंटीमेट हो चुका था वो, तो ऑलरेडी वहाँ से लेंस चेंज होता है, लेंस चेंज हुआ, आप इसको नहीं हटा सकते, बेसिक जो ह्यूमन बायोलॉजी इसको बीट नहीं कर पाओगे आप। तो वो चीज़ होने के बाद लेंस चेंज हुआ, तो नाउ ही सीज दिस थिंग दैट एना इज नो लॉन्गर द सेम फिजिकली एंड मॉरली, शी हैज चेंज्ड। तो एक डिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है व्रोंस्की का, एना चीज को, बिकॉज शी इज मोर इंट्यूटिव, इन जनरल वुमेन आर मोर इंट्यूटिव, तो समझ जाती है इसको कि ये कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। वो बोलती है उसको तुम चेंज हो गए। अब व्रोंस्की जो है वो उसको ऐसा देख रहा है जैसे कि किसी ने फूल तोड़ा हो, किसी इंसान ने उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट हो गए, लेकिन जब उसने फूल तोड़ लिया है तो अब वो उस फूल को देख रहा है कि किस वजह से उसने उस फूल को तोड़ा, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। पहले उसने फूल तोड़ा उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट हो गए, उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए, फ्लावर की, लेकिन जब एक बार उसको प्लग कर लिया, फूल को तोड़ लिया है, तो अभी वो सोच रहा है कि मैंने जो फ्लावर तोड़ा था किस वजह से तोड़ा था। तो ऐसे ही देख रहा है एना को। खैर अब बात आती है, फिर डिस्कशन होता है एलेक्सी का। तो व्रोंस्की कहता है मुझे एलेक्सी का तुम्हारा जो हस्बैंड है समझ में नहीं आया, क्योंकि अब उसको ये सब चीज़ें मालूम पड़ गई हैं, ठीक है, वो उसने बताया एना ने कि अब तो सब कुछ पता ही है उसको। तो कहता है मुझे समझ में नहीं आया, जिस तरह से उसने मुझे लुक दिया, मैं घर में एंटर हो रहा था, उसने मुझे देखा, अजीब सा लुक दिया, या तो मेरे से ड्यूल करे, मुझे चैलेंज करे लड़ने के लिए, या तो मैं डिवोर्स दे। लेकिन ये पता नहीं क्या अजीब सा बिहेवियर है एलेक्सी का, ये मुझे समझ में नहीं आया बिहेवियर। तो अब इतने में क्या होता है, एना बोलती है, कहती है मुझे भी समझ में नहीं आता एलेक्सी, मैं तुम्हें बताऊं वो एक मशीन है, मशीन, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग है ही नहीं उसके अंदर, उस आदमी के अंदर। तो तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे नहीं समझ में आया वो आदमी आज तक, मशीन है, कोई फीलिंग्स नहीं है,
इतना सब होने के बाद भी वो मेरे को बोलता है माई डियर एना बोलता है मुझे वो। तो मुझे नहीं समझ में आता क्या आदमी है यार ये, बिल्कुल मशीन की तरह ज़िंदगी जीता है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है इसके अंदर। अब व्रोंस्की सुन रहा है उसकी बात, तो कहता है कि एना शायद तुमने उसको ज़्यादा ही ब्लेम कर दिया है, थोड़ा अनफेयर है। तो एना कहती है तुम उसे जानते नहीं हो, अभी मैं रहती हूँ उसके साथ, मैं इतने सालों से रह रही हूँ, मैं जानती हूँ। तो ये मत बोलो कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ उसके बारे में। तो अब होता क्या है कि एना बोलती है ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है व्रोंस्की। यू एक देख रही है कि व्रोंस्की थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। कहती है एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। एना बोलती है एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, और व्रोंस्की कहता है कैसे, हाउ एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो एना कहती है आई विल डाई सून। तो तुम भी खुश हो जाओगे, अलेक्सी भी खुश हो जाएगा। तो व्रोंस्की कहता है बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, तुम पागल हो गई हो क्या बातें कर रही हो। तो एना ना उसको एक ड्रीम बताती है अपना, एक सपना आया था उसको, वो बताती है उसने एक सपना देखा। सपने में वो अपने बेडरूम की तरफ जा रही है, किसी दूसरे रूम में थी, दूसरे रूम से अपने बेडरूम में एंटर करती है। अब जैसे रूम में एंटर करती है तो देखती है सामने एक पेजेंट खड़ा है, किसान टाइप का आदमी है, और उसके हाथ में एक कोई बैग सा है, और उस बैग को बहुत जल्दी जल्दी वो ऐसे खोजने की कोशिश कर रहा है, कुछ सर्च कर रहा है उस बैग के अंदर। और जो पेजेंट है, जो उसकी ओवरऑल लुक है वो थोड़ी डरावनी सी है, एक बड़ा शैबी सा अपीयरेंस है और डरावना सा अपीयरेंस है। उसके हाथ में एक बैग है, उस बैग में कुछ ढूंढ रहा है, सर्चिंग समथिंग। एना उससे पूछती है तुम क्या सर्च कर रहे हो। ये पहुंचती है ना रूम में, पूछती है, तो वो आंसर देता है वो जो पेजेंट है कि आयरन विल बी पाउंडेड एंड शेप्ड। लोहा है उसको हम पाउंड करेंगे, उसको शेप करेंगे, उस लोहे को हम मारेंगे पीटेंगे, उसको शेप देंगे। लोहे को जब आप मारा पीटा जाता है तो उसको शेप देते हैं लोहे को। तो लोहे को पाउंड करेंगे, उसको एक शेप देंगे, पिघला के उसको एक शेप देंगे। तो ये बात समझ में नहीं आई कि लोहे की बात कहाँ से आ गई, आयरन को पाउंड करेंगे, आयरन को शेप करेंगे, ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। एना को समझ में नहीं आया। वो पूछ रही थी ये तुम क्या ढूंढ रहे हो इस बोरे में। तो कहता है आयरन विल बी पाउंडेड एंड आयरन विल बी शेप्ड। बट जो उसका लुक है वो डरावना सा है, काइंड ऑफ एक हॉन्टिंग लुक है उसका पेजेंट का। तो एकदम से घबरा जाती है, उठती है और पूछती है, अपनी मेड होती है उससे पूछती है कि यार ये मुझे ऐसे वो आया ड्रीम, क्या मतलब है इसका। अब जो उसकी मेड थी वो जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो कहती है इसका मतलब ये है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपकी डेथ हो जाएगी, जब आप बच्चे को जन्म दोगे उस टाइम आपकी डेथ हो जाएगी। तो घबरा जाती है ना, सुनती है जब अपनी मेड की बात, जब उसने डिस्कशन किया ड्रीम के बारे में। अब ये ड्रीम उसको बता रही है व्रोंस्की को, ऐसे ऐसे हुआ। तो व्रोंस्की कहता है तो बेकार की बात है, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, बोल रहा है कुछ नहीं होता। अंदर ही अंदर एक घबराहट व्रोंस्की की भी है उसका ड्रीम सुनने के बाद। तो ऐसा बहुत बार होता है, आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अंदर ही अंदर आदमी खुद भी डर रहा होता है। जैसे आप किसी से बोलें कि भूत होते हैं कि नहीं होते, तो सामने वाला क्या करे कुछ नहीं होता, बेकार की बातें, कुछ नहीं होता भूत भूत, अंदर ही अंदर खुद भी डर रहा होता है। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता है ताकि डर बैठ जाए। जैसे कभी आपने देखा है अकेले में आदमी जा रहा है, रात का टाइम है, अंधेरा है, तो आदमी देखोगे आप गाना गाएगा बहुत तेज तेज, या सीटी बजाता वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में डर लगता है। जब वो बहुत तेज तेज गाना गाएगा या सीटी बजाता हुआ जाएगा तो उससे थोड़ा डर उसका बैठता है। तो ये सब तरीके होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ऊपर से तो बोल रहा है वो एना को कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अंदर ही डर भी है कहीं सही ना हो जाए इसका ड्रीम, कुछ खराब ना हो जाए एना के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। अब वो व्रोंस्की बोलता है तुम ओवर थिंक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये कह के व्रोंस्की चला जाता है। ये बताया नहीं कैसे सॉर्ट आउट होंगी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, बस बात करके चला जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, जो लवर्स बात करते हैं ना, उनमें आप देखोगे उनकी बात में कोई लॉजिक नहीं होगा। बोल देंगे हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम आने में सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, लेकिन आप पूछेंगे कैसे होगा, उन्हें भी नहीं पता होता, बस एक बिलीफ होता है। तो इसलिए आप देखेंगे लाइफ जो है ना फेथ पे चल रही है, लॉजिक पे आप लाइफ चला नहीं पाओगे, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है और इतनी एब्सर्ड है। रैंडमनेस बहुत है लाइफ में, रैंडमनेस, सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, एकदम से कुछ कलेश हो जाएगा,
सब कुछ ठीक है लाइफ में, एकदम से ट्रेजेडी हो जाएगी। फैमिली बहुत अच्छी है, किसी की डेथ हो जाएगी। सब कुछ एक लाइफ में आदमी ने बहुत अच्छा किया है, उसके कर्मास बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, ही इज़ वेरी मॉरलिस्टिकली वेरी पायस, ही इज़ अ वेरी गुड डिसेंट ह्यूमन बीइंग, लेकिन मालूम पड़ता है उसको कैंसर हो गया बहुत यंग एज में और वो मर गया। तो लाइफ एब्सर्ड है। तो इसलिए सिर्फ आप लॉजिक पे नहीं चल सकते, कुछ चीज़ें आपको फेथ पे रखनी पड़ेंगी। तो बस यही है यहाँ पे। तो व्रोंस्की भी कहता है एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, फेथ है, होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। और लवर्स तो चलते ही फेथ पे। चलो अब फिर क्या होता है, व्रोंस्की चला जाता है कह के कि थिंग्स विल बी फाइन। अब एलेक्सी आता है थोड़ी देर बाद घर में। अब एलेक्सी गुस्से में, आज बहुत गुस्से में, अपने रूम में आया, सोने की कोशिश करी, सो नहीं पा रहा है, जाके ड्राइंग रूम में बैठा, किताबें पढ़ने की कोशिश करी, किताब नहीं पढ़ पाया, लिखने की कोशिश करी, लिख नहीं पाया, कुछ नहीं हो रहा, दिमाग खराब है, गुस्सा बहुत है आज एलेक्सी के अंदर। नॉर्मली एलेक्सी गुस्सा करता नहीं है, इतना काम है, कंपोज है, बट टुडे ही इज़ एंग्री, ही इज़ वेरी एंग्री। तो सीधा पहुंच जाता है उसके रूम में एना से बात करता है। अब एना ने जैसे उसको आज देखा एलेक्सी को, तो एना भी घबरा जाती है, क्योंकि उसने एलेक्सी को ऐसे देखा नहीं था कभी इतने गुस्से में। आज उसकी आंखें लाल है, ब्लड शॉट आइज, देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर इन हिज आइज। चेहरे का जो पूरा लुक है, जो बॉडी के जेस्चर्स हैं, वही चेंज हो गए। तो एना भी थोड़ा घबराती है उसको देख के। तो एलेक्सी उसको बोलता है कि वाई द वुमेन नीड टू सी हर लवर, वाई अ वुमेन नीड टू सी हर लवर। मैं तुम्हें बता दिया था ना कि उसको घर पे तुम्हें नहीं बुलाना है, घर पे नहीं आना चाहिए वो। मैंने बोला था ना, हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे मेड हैं, वर्कर हैं, दुनिया को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। फिर तुमने उसको घर बुला लिया। तुम इतनी ज़िद्दी हो तो समझ में नहीं आता। मैं कई बार समझाया तो समझ में नहीं आता। तो गुस्सा है और उसका जो हाथ है वो पकड़ लेता है ऐसे करके, बहुत तेज हाथ पकड़ता है, ऐसे पकड़ लेता है। तो यहाँ इतना तेज पकड़ता है, जहाँ हाथ पकड़ा था वह हाथ पूरा लाल हो जाता है एना का। और उसको बोलता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तो एना कहती है कि तुमने मेरे साथ ठीक किया, बताओ मुझे। तुमने सिर्फ मुझे इस घर में एक गुलाम बना के रख लिया है। ना तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, ना तुमने मुझे कोई प्यार किया, ना कुछ तुम फील करते हो, तुम्हें परवाह ही नहीं मेरी। तुम नहीं करते मेरे संग खराब। तो कहता है मैं खराब करता हूं। तुम एक तीसरे इंसान के लिए अपने हस्बैंड को और अपने लड़के को छोड़ के जाने को तैयार हो। यू गोइंग टू अबैंडन योर हस्बैंड एंड योर सन बिकॉज ऑफ योर लवर, इज दैट राइट? मेरे को कहती हो मैंने खराब किया है, तुम क्या कर रही हो? ब्लेम गेम चल रहा है, दोनों ब्लेम गेम होता ही है उनकी, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होती थी दोनों की। तो अब एना वो गुस्सा है, एना वही पॉइंट बार बार रेस करती है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, एक मशीन की तरह हो, प्यार नहीं किया, ये नहीं किया। वो उसको वो वाला पॉइंट रेस करता है कि तुम अपने हस्बैंड को और तुम्हें लड़के की अपनी टेंशन नहीं है, तुम्हें जो जो चीज़ें मना करता हूँ वही तुम चीज़ें करती हो, और रोटी तुम मेरी खाती हो। You're eating your husband's bread. You're abandoning your husband and son because of that lover. वो इस तरह की बातें कर रहा है ना, परेशान है और बोलती है ठीक है, इट विल एंड सून, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, आई विल डाई। अब एना कंटिन्यूसली आप देखो डेथ की बात कर रही है। जब इसने व्रोंस्की को भी बोला, ड्रीम की बात की, फिर उसने बोला आई विल डाई सून। अब वो बार बार डेथ की बात क्यों कर रही है और हमें इससे क्या हिंट्स मिलते हैं, ये तो फ्यूचर में कहानी पता चलेगी आपको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कंटिन्यूसली वो बार बार बात कर रही है कहानी में डेथ के ऊपर, जिसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। व्रोंस्की ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, ये भी सीरियसली नहीं ले रहा है एलेक्सी, लेकिन हिंट्स मिल रहे हैं। तो एलेक्सी बोलता है, अब गुस्से में है बहुत ज़्यादा, वो कहता है तुम बोले जा रही हो कि आई विल एंड सून और ये सून, पर तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है? डू यू अंडरस्टैंड है ना वॉट आई थिंक फ्रॉम इनसाइड, हाउ आई फील फ्रॉम इनसाइड? मेरी जिंदगी तो बिल्कुल नरक सी हो गई है। यू नो हाउ आई एम स्टफरिंग। अब वो सफरिंग वर्ड नहीं बोल रहा है, ध्यान रखो, उसने वर्ड बोला हाउ आई एम स्टफरिंग, स्टफरिंग बोला है, वर्ड एक्चुअली में था सफरिंग।
सफरिंग वर्ड होता है, स्टफरिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है। लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वो वर्ड भी ठीक से नहीं बोल पाया, जुबान लड़खड़ा गई और वर्ड निकला स्टफरिंग। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि कैसे जब आदमी का कंट्रोल खो जाता है, बिल्कुल जब आदमी बहुत ज़्यादा चीज़ों को दबा ले और एकदम से बस्ट आउट होती हैं चीज़ें, सब कंट्रोल खो जाता है। तो यहाँ ये मालूम पड़ा है कि जानबूझ के वर्ड डाला है टॉल्स्टॉय ने, उसके मुंह से सफरिंग नहीं निकला, स्टफरिंग निकला। वो दिखाने के लिए क्यों दिखाया है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दबा ले, क्योंकि दबा ही रहा था गुस्से को एलेक्सी बहुत टाइम से, लेकिन आज गुस्सा उसका निकल रहा है। उसने मालूम कैसे पड़ा, पहले तो उसने हाथ इतनी तेज़ दबा दिया है ना, कि हाथ छोड़ा तो लाल हो गया। अब वो गुस्से में आके बोल रहा है कि तुम्हें पता है मैं कितना कर रहा हूँ, आई एम स्टफरिंग, ऐसा बोलता है वो। सफरिंग जो है स्टफरिंग निकला। तो अनकॉन्शियस की फोर्सेज हैं, जब आप बहुत लंबे टाइम तक दबाओगे तो एक टाइम का तो फट जाएंगी वो। कई लोग होते हैं जो बहुत आपको शरीफ दिखाई देंगे, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, एकदम से पागल हो जाएंगे, ऐसी ऐसी गालियाँ देंगे आप सोच नहीं सकते। तो क्या हुआ, वो दबी हुई थी चीज़ अंदर, मौका नहीं मिला था, मौका मिलते ही बाहर आ गया। वही उसके साथ हो रहा था आज एलेक्सी के साथ। तो अब एलेक्सी बोलता है देखो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट चीज़ें अब सिर के ऊपर जा चुकी हैं, अब तुम अब रेडी रहो डिवोर्स के लिए, अब मैं तुम्हें दूंगा डिवोर्स। और जो लड़का मेरा जो है सरयोजा, ये रहेगा मेरी बहन के पास, यानी कि अपनी बुआ के पास, ठीक है। तो डिवोर्स के लिए तैयार रहो, लॉयर मेरा तुम्हें पेपर भेज देगा, और जो लड़का है वो मेरे साथ रहेगा, ठीक है। मैं उसको अपनी बहन के पास भेज दूंगा। और ये कह के वो उसका हाथ, उसने ऐसे करके हाथ, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, वो उसको था कि लड़का मेरे साथ रहे, तो उसको रोकती है पीछे से, नहीं 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 एलेक्सी सुनो मेरी बात सुनो, तुम लड़के को मेरे से अलग नहीं कर सकते, मेरे को लड़के से अलग नहीं कर सकते, सरयोजा को तुम मेरे से अलग नहीं कर सकते, तुम जानती हो मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, और ये मैं ये भी जानती हूँ कि तुम प्यार नहीं करते। अब देखो एनआई पॉइंट बोल रही है कि जो लड़का है मेरा सरयोजा, उससे प्यार मैं ही करती हूँ, तुम प्यार नहीं करते। एलेक्सी बोलता है हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है, उसके अंदर तुम्हारे ग्लिम्सेस हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूं, तो मैं उस चक्कर में अपने लड़के को भी डिसलाइक करने लगा हूं। तो इतनी जब हेटेड आ गई थी एलेक्सी के अंदर कि जो अपना लड़का है उसको भी लाइक नहीं कर रहा है, उसको भी प्यार खत्म हो गया, क्योंकि वो लड़के को देखता है तो ऑब्वियसली माँ की झलक तो है लड़के में, तो उसको माँ की याद आती थी, मतलब उसकी याद आती थी एना की। तो इस चक्कर में अब मेरा प्यार लड़के के लिए भी खत्म हो गया, वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो एना कहती है तुम उससे प्यार नहीं करते, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको मेरे से अलग मत करो। उसको हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, वो जा रहा है, वो रूम छोड़ के जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। अब वो गुस्से में तो उसको हाथ ऐसे करके पीछे करता है, उसको बिल्कुल हाथ उसका पुल करता है पीछे की तरफ, ये हटो पीछे। और अब वो रूम के बाहर की तरफ निकल रहा है, और वो पीछे चिल्ला रही है नहीं सरयोजा को मुझसे अलग मत करो, मेरे लड़के को मुझसे अलग मत करो, मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और वो सुनता नहीं है, निकल जाता है रूम के बाहर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको नरेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।